सो हेलो गाइस, आज आपके सामने हाजिर है हम लेकर हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ये देखो, ये रहा हिस्ट्री। प्रारंभिक कथन क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो अब हम आपके सामने आगे पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय नंबर 1। रसीदा का सवाल है। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वो सोचने लगी कि यह कैसे जाना जा सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। मतलब कल की बीती हुई बातें जानने के लिए अखबार पढ़ सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो और रेडियो भी सुन सकते हो। पर पिछले साल क्या हुआ था यह जानने के लिए तुम पिछले साल क्या हुआ था यह जानने के लिए तुम ऐसे किसी व्यक्ति से मिल सकते हो जिससे उस समय की जानकारी पूर्ण प्राप्त हो। लेकिन बहुत समय पहले क्या हुआ था या कैसे जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घर में रहते थे। हम अखोटकों के शिकारियों, पशुपालक, कृषियों को, शासकों, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन से गीत और कौन सी कहानियाँ और कौन से नाटक देखा करते थे। लोग कहते हैं कहाँ रहते थे। मानचित्र में नर्मदा नदी का दुख का पता लगाएं। मानचित्र ये रहा और नर्मदा नदी ये रही। ये नर्मदा नदी यानी कि इस तरीके से ये रही नर्मदा नदी। तो आप मानचित्र 2 देख लिया आपने, नर्मदा नदी भी देख ली कहाँ पर है। अब आ जाते हैं हम लौट कर वहीं। नर्मदा नदी का पता लगाएं। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। आसपास जंगलों की विशाल सफेद के परिचित थे। अपने भोजन के लिए वो अपने भोजन के लिए पेड़ों की जड़ों, फूल तथा जंगल के अन्य उत्पादक यहीं से संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना, किया करते थे। वो जानवरों का अखोट शिकारी भी किया करते थे वो। यानी कि सबसे मेन टॉपिक इसका ये है। ये राज्य से ये इससे सही क्वेश्चन आते हैं। इससे आप ये यहाँ से यहाँ तक का ये हाईलाइट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अब संग्रह करना यानी संग्रह, आप आज के ज़माने में संग्रह ज़्यादा जानते नहीं हैं। संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान तथा कीर्तिमान पहाड़ियों का पता लगाओ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थापक थे जहाँ अपने 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ फसल का उपजाना आरंभ कर दिया था। उन्होंने भेड़ बकरी तथा गाय बैल जैसे पशुओं का पालतू बनाना शुरू कर दिया। यानी कि जो पशु थे उनको पालतू बनाना शुरू कर दिया। यह लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य में विंध्याचल पहाड़ियाँ का पता लगाओ। यह कुछ अन्य क्षेत्र में थे जहाँ कृषि का विकास हुआ जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था। विंध्याचल के उत्तर में स्थित मानचित्र 1
अभी मानचित्र जो देखा था वही आ गया वापसी के। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूल फल गंगा फले फूले गंगा व इस तरह की सहायक नदियों को के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन तथा पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इस नदियों के आसपास कौन क्षेत्र प्राचीन काल में मगध वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता था। इसके इसके शासक बहुत शक्तिशाली और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के कई अन्य हिस्सों में ऐसे राज्य थे। राज्यों की स्थापना की थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्सों की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसी ऊंची ऊंची पर्वतों की पहाड़ियां, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। जैसे कि एक से दूसरे तरफ यात्रा करते थे पहाड़ियों तथा समुद्र के लिए, तो कई लोग मारे भी जाते थे, कई लोग के हाथ पैर में भी चोट आती थी। फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी कभी लोग काम की तलाश में, तो प्राकृतिक आपदा के कारण, मतलब जो लोग थे ना वो आपदा के कारण जाते थे। कभी कभी दूर दूर काम की तलाश में जाते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाओं द्वारा क्षेत्रों का विजय हासिल करने के लिए जब एक से दूसरे क्षेत्रों में जाती थी सेना लड़ने के लिए, तो एक से दूसरे क्षेत्रों के जैसे विजय हासिल करते थे वहाँ के राजा, तो वहाँ से वो निकल कर चले जाते थे जहाँ के प्रवासी लोग रहते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिलों में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ एक मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों की शिक्षा को और सलाह देते थे कि एक गांव से दूसरे गांव तक कस्बों से जाया करते थे। मतलब जो धार्मिक शिक्षक गुरु थे वो एक गांव से दूसरे गांव, कस्बों से दूसरे कस्बों, शहर से दूसरे शहर, कुछ लोगों के नए नए रोचक स्थानों को खोजने के जहाँ उत्सुकता थी भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक से दूसरे के विचारों के जानने का अवसर मिलता था। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र एक को देखकर पहाड़ी तथा पर्वतों, समुद्र तथा उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इस सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्हें ऐसे चाहे वो ऐसे तक को वो पर्वतों की ऊंची ऊंची पहाड़ियों को छू सके तथा समुद्र गहरे पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग ऐसे यहाँ आए हैं और यही बस गए। लोगों को इस आगमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई से 100 वर्ष पहले से लोग पत्थर से तानसेन संगीत और यहाँ की भोजन बनाने की नई तरीके से एक दूसरे के विचार को अपनाने थे, यानी एक दूसरे के विचारों को अपनाते थे। देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते थे। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जैसे संस्कृत
में सिंधु कहा जाता है। इस अपने एटलस में ईरान या यूनान का पता लगाने का लगभग 2500 वर्ष पूर्व इस उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले यूनानियों ने उस सिंधी को हिदोस अथा इदोस और इस नदी का पूर्व में स्थान भूमि प्रदेश में इंडिया का भारत नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है तथा इस समूह में उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कीर्ति ऋग्वेद में मिलती है। इसके बाद में प्रयोग देश में लिए होने वाले अतीत के बारे में जानने की कोशिश कैसे करें। अतीत की जानकारी हम कई तरीक़ा से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढने और पढ़ने, या पुस्तक हाथ से लिखे होने के कारण यह पुस्तक जो पांडुलिपि और जो पुस्तक थी अतीत के बारे में वो लिखी हुई थी, तो वो हाथ से लिखी गई थी, ना कि उस टाइम कोई कंप्यूटर या कोई टाइपराइटर नहीं था। तो पांडुलिपि का प्रयोग होने के कारण मैनचेस्टर तथा लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ हाथ से लिखना, जो पांडुलिपि थी वो हाथ से लिखी जाती थी। यह पांडुलिपि प्राय ताम्रपत्र अथवा हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भोजपत्र नामक पेड़ पर लिखते थे। पेड़ के छाल पे विशेष तरीक़ा से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। इतनी वर्ष में इनमें से कई पांडुलिपियों की कड़ी न खा लिया तथा कीड़ों ने खा लिया तथा कई नष्ट कर दी गईं। फिर भी ऐसी पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं, जो प्राय पांडुलिपि मंदिर तथा विचारों का प्राप्त होती है। इनमें पुस्तकों का धार्मिक मान्यता का व्यापार, राजाओं के जीवन का औषधियों तथा विज्ञान आदि के सभी प्रकार के विषयों का चर्चा मिलती है। इनमें अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताओं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में प्राकृतिक भाषाओं का प्रयोग आम लोग करते हैं। हम अभिलेख का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे अभिलेख का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अभिछाप क्रेता कठोर सतह पर उत्क्रमणीय कई मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा उनके लोग अपने आदेशों के लिए इस तरह उत्क्रमणी करवाते थे कि ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, उन्हें का पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिल सकते हैं जिसमें राजा तथा रानियां सहित अन्य स्त्रियों ने अपनी कार्य के विवरण का उत्क्रमणित करवाया है। उदाहरण के लिए प्रातः शासक लड़ाइयों के अर्जित विजेता को लेखा जोखा रखा करते थे। तुम क्या बता सकते हो कि वह कठोर सतह पर, मतलब हम लोग क्या बता सकते हैं, जैसे कि वो यह सबसे पॉइंट ये सही है। ये तुम क्या बता सकते हैं, जैसे कि वो क्यों अपने जो लेखा जोखा था वो कठोर पत्थरों पर क्यों लिखा करते थे। ऐसे क्या करवाने में क्या कठिनाई आती थी। इस तरीक़ा की अन्य वस्तुओं अतीत के बारे में प्रयोग लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरोहित कहलाते थे। पुरोहित पत्थर और ईंटों से बनी हुई इमारतों का अवशेष चित्र, मूर्तियों, जैसे ये दिख रहा है, तो ये दिख रहा अभी आपको
ये ही जो पुरोहित होते थे इस तरीके के अवशेष कर लाया करते थे काम में। लगभग ये बताए जाने प्राचीन नगर में प्राप्त इस तरह का प्रयोग 4700 वर्ष पूरे हुए थे। चांदी के सिक्के प्रयोग करते थे पहले। अब का अध्ययन करते हैं वो औजार हथियार वर्तमान आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन के तथा खुदाई करते रहते हैं। इनमें से कुछ वस्तुओं तथा पत्थर की मिट्टी तथा कुछ धातुओं के बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नहीं नष्ट होने वाले हैं। रोज जानकारी चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियों के ढूंढने के चिड़िया तथा मछलियों की हड्डी ढूंढते हैं। उन्हें यह जानने की मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियां अवशोषण कर बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न का दान का तथा लकड़ी की तोड़ने जाने वाले तो वह जले हुए रूप से बचे रहते थे। पुरोहित तथा बंधुकों को कपड़े का अवशेष मिलते थे। तो पुरोहित जानवरों के चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष कर बहुत मुश्किल से बच पाता है। यदि अन्न के दानों अथवा लकड़ी के टुकड़े जलाए जाते थे वह जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरोहितवादी के बहुत कपड़े थे अवशेष मिलते हैं। पांडुलिपियों अभिलेख तथा पुस्तक से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहास में प्राय स्रोत का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते स्रोतों को प्राप्त होता है। अतीत के बारे में पढ़ने वाला रोचक है जाता है क्योंकि इन स्रोतों का सहायक में हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माणीकरण करते हैं जहाँ जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरोहितवादी उन्हें जुनूस की सतह का जिन्हें स्रोत का प्रयोग सुरंग के रूप में करा अतीत के जानने का प्रयास करते। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने एक पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत का ध्यान दिया है? यह अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन रूप में किया है। ऐसे तथा की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोग के लिए इस अतीत के लोग अलग अलग मयानों तथा मयान थे। उदाहरण के लिए पशुपालन अथवा कृषकों के जानवरों किसकों का जीवन, राजाओं का जीवन तथा रानियों का जीवन तथा व्यापारियों का जीवन तथा शिल्पकारों का जीवन तथा भिन्न भिन्न जैसे कि हम आज भी देखते हैं कि समय में भी देश के अलग अलग हिस्से से लोग अलग अलग व्यापारी और रीति रिवाज का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए आज हम अंडमान द्वीप के अधिकांश लोगों अपना भोजन पकाकर मछली पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल संग्रह द्वारा कर इकट्ठे कर इस तरीका का विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य शिकार व्यक्तियों का निर्भर करते हैं तथा इस तरह के भेद अतीत के विद्यमान के इसके अतिरिक्त अन्य
तरह का भेद उसके समय शासक विजय का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन्हें शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कुछ कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं करते थे। पुरोहित के सहायता से मैं बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 या इसी तरह की कई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसा धर्म के प्रवर्तक के ईसा मसीह का जन्म की तथा तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने के, तथापि ईसा मसीह के जन्म 2000 वर्ष के बाद से ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व से पहले के रूप में मानी जाती हैं। ईसा पूर्व तथा 2000 पूर्व हम 2000 के अपने आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान में की तिथियों का अवलोकन करते हैं। सो थैंक यू। यहीं तक आपकी वीडियो थी। आप यहाँ से बहुत कुछ जानने लगे होंगे।